नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। भारत देश की लगभग 60% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ज़मीन कम है लेकिन जनसंख्या निरंतर लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्न प्रदान करने के लिए और कृषि क्षेत्र का और विस्तार करने के लिए भारत सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, निरंतर नई नई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती सुमन प्रसाद जी, जो कि हैं उप संचालक कृषि से। साथ ही हैं सफल किसान श्री हेमराज यादव जी। आप दोनों का हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कृषि कल्याण की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं जो अभी आज के समय में चल रही हैं वो हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपकी फसल बीमा योजना और नमसा, जिसके अंतर्गत की वर्षा आधारित क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। और एक जो बहुत प्रमुख योजना है वो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। तो इस तरह से कुछ योजनाएं हैं जो कि किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना भी विभाग संचालित कर रहा है। जी, जैसा कि मैडम हमारा प्रदेश वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करता है, तो ऐसे में पानी की बचत के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं? ये आपने बहुत सही बात कही। आज भी बहुत सारी सिंचाई के साधन और बहुत सारी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारा देश जो है वो वर्षा आधारित है या वर्षा से होने वाली फसल पर बहुत हद तक निर्भर है। ऐसी स्थिति में जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसको सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम सफल उत्पादन ले सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन और राज्य शासन द्वारा समन्वित रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मिशन मोड के रूप में संचालित की जा रही है, जिसमें कि जल संरक्षण के साथ साथ जो जल किसानों के पास उपलब्ध है उसको अधिक क्षमता के साथ उपयोग करने के लिए विभिन्न जो तकनीकें हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। जी, यादव जी आपकी तरफ आते हैं। यादव जी, आप कौन कौन सी खेती करते हैं? सर, हम समृद्ध खेती करते हैं, जिसमें हम गेहूं की खेती करते हैं, धान की करते हैं, सोयाबीन की करते हैं। साथ साथ हम जो सर उसमें फल फ्रूट वगैरह हार्टिकल्चर उसकी भी करते हैं। फिर साथ साथ से पशुपालन वगैरह करते हैं, जिससे हमारे सर इनकम हो। और सर पशुपालन जिससे हमें खाद गोबर उपलब्ध होता है, जिससे हम जैविक खाद बना के उस खाद को भी हम सर खेती में काम करते हैं, उससे उसका भी हमें फ़ायदा होता है। फिर हम लोग सर जैविक खेती कर उस खाद को उपयोग कर लेते हैं। फिर सर हमें कोई इनकम जो होती है, सर हम जो फसल सोयाबीन गेहूं लगाते हैं, गेहूँ की वो आते हैं, उसका तो सर 6 महीने में उसको तैयार हो कंप्लीट बिक के जब पैसा आता है। जैसे इसी प्रकार धान का भी सर 4-5 महीने कंप्लीट होकर फिर उसको करते हैं। फिर हम इससे हम जो सर साथ साथ में बागवानी की जो खेती करते हैं फल फ्रूट की, तो उसके सर हमारे डेली इनकम का वो होता है, जिससे हमें इसका मतलब जैसा आप जो समग्र खेती के बारे में बता रहे हैं कि आप कृषि के साथ साथ अन्य पशुपालन भी करते हैं, पशुपालन तो इससे आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैम, जैविक खेती की आज कितनी आवश्यकता है और जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रंधावा जी, जैविक खेती की आवश्यकता निश्चित रूप से है। और वो उसका कारण ये है कि पिछले 50 सालों में जिस तरह से खेती हमारे देश में की जा रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारी जो प्रमुख आवश्यकता थी वो थी अत्यधिक अन्न का उत्पादन, क्योंकि हम लोग एक गुलाम देश थे। और जब हम आज़ादी हमने पाई उसके तुरंत बाद हम सभी जानते हैं 1967-70s में जो अकाल की स्थिति बनी, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमको तुरंत अत्यधिक अन्न का उत्पादन करने की आवश्यकता थी। और उसी वक्त कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सारी अत्यधिक उत्पादन पैदा करने वाली फसलें जो हैं, नई नई प्रजातियां विकसित की गई। ये प्रजातियां हमारी परंपरागत प्रजातियों से क्योंकि अलग हटके थी, तो इनकी आवश्यकता भी अधिक थी। रासायन के रूप में हमको इनको उर्वरक देने की आवश्यकता थी, इनको कीटों से प्रकोप से बचाने के लिए हमको कीटनाशक देने की आवश्यकता थी। और पिछले 70 सालों में हमने अत्यधिक प्रगति कृषि के क्षेत्र में की है और हमने अन्न उत्पादन में बहुत कम देश हैं विश्व में जो कि
सेल्फ सफिशिएंट है और भारत उनमें से एक है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। परंतु अब हम उस क्षेत्र पे पहुंच चुके हैं जबकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो चुका है जी। और अब हमें अन्न उत्पादन के साथ साथ हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए विभाग और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस बात पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से इन रसायनों का विकल्प किसानों को दिया जाए और इसलिए हम लोग जैविक खेती की बात आज कर रहे हैं जिसमें कि अधिक से अधिक रसायन मुक्त खेती करते हुए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग किया जा सके और हमारी मृदा और हमारे जो जल है जो कि प्रदूषित होता जा रहा है दिन ब दिन, उसको हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमने देखा कि अत्यधिक आवश्यक है कि हम जैविक खेती की तरफ जाएं। जी, जैसा कि मैम आपने बताया कि हमने आज़ादी के बाद से काफ़ी प्रगति करी है और खेती के नए नए आजकल तो उपकरण भी आ गए हैं। मैम आप क्या समझती हैं कि खेती के जो उपकरण जो हैं, जो उपलब्ध हैं, जो आ गए हैं, तो इनसे हमारी खेती पर और उत्पादन पे कितना फ़र्क पड़ता है? निश्चित ही उपकरण एक महत्वपूर्ण अंग हमारे खेती का हो गए हैं। यदि हम समस्याओं की बात करें तो आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि जो मजदूरों का पलायन एक बहुत प्रमुख समस्या है जिससे खेती का क्षेत्र जो है वो जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में और हमारे जो जोत हैं वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं और जानवर हमारे पास इतने बचे नहीं हैं जो पहले जिनसे खेती हुआ करती थी। और एक जो बहुत प्रमुख समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन की वजह से आए दिन हम देखते हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है या कभी भी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है या बहुत ठंड हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मशीनें जो हैं इनसे खेती यदि हम करते हैं तो बहुत हद तक हम इन जो कहना चाहिए जो अनियमितताएं हम मौसम की वजह से देखते हैं, जैसे पिछले बारी यदि आपने देखा होगा तो एन जब फसल काटने का समय था तो बारिश हो गई थी। यदि वो हम मानव श्रम के माध्यम से यदि हम फसल कटाई करते तो शायद इतनी तेजी से हम उस फसल को खेत से खलिहान तक नहीं लेके आ सकते थे, परंतु क्योंकि हमारे पास हार्वेस्टर्स की सुविधा उपलब्ध है हम वो कर पा रहे हैं। या फिर यदि हम देखें तो पराली की ही समस्या हम बार बार सुनते हैं कि पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो अब ऐसी कई आधुनिक मशीनें आ गई हैं जिससे कि जो खेत में हार्वेस्टर के बाद में जो भूसा खड़ा रह जाता था उसको रीपर हम भूसे की मशीन, किसान भाई उसको भूसे की मशीन के नाम से जानते हैं, रीपर जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉ रीपर। तो स्ट्रॉ रीपर जैसी मशीनें आ गई हैं जिससे कि हम फसल कटने के बाद में भूसा हटाकर बहुत जल्दी खेत तैयार करके अगली फसल की बोनी कर सकते हैं। तो समय का, संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ाने और उत्पाद को सही समय पर खेत से खलिहान तक लाने और फिर जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसकी प्रोसेसिंग करने, हर स्टेप पे यानी हर चरण पे यदि हम कहें तो कृषि में मशीनों का अत्यधिक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मशीनों का। मैम खेती के उपकरणों की और मशीनों की बात हो ही रही है और जैसा कि आपने आधुनिक मशीनों के बारे में भी बताया, मैम इन उपकरणों पर सब्सिडी किस प्रकार हमें दी जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। मध्य प्रदेश में संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी एक कृषि विभाग का ही अंग है और कृषि अभियांत्रिकी द्वारा एक पोर्टल संचालित किया जाता है, MPDAG पोर्टल। उस पोर्टल पे जाकर किसान भाई समय समय पे जो लक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लक्ष्य उस पोर्टल पे प्रदर्शित होते हैं और किसान भाई, कोई भी किसान स्वयं जाकर या फिर CDC सेंटर के माध्यम से अपने आप को वहाँ पर पंजीकृत कर सकता है। और समय समय पे जो लॉटरियाँ होती हैं, बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है इसके अंदर और उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद में जब भी वो लॉटरी निकलती है तो जितने उपलब्ध लक्ष्य हैं उससे 2 गुना लॉटरी जो है वो निकाली जाती है। किसानों को SMS के माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हो जाती है, पोर्टल पे जो उनके द्वारा मोबाइल नंबर दिया जाता है उससे उनको सूचना प्राप्त होती है और वो किसान भाई किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाकर, जो कि उस पोर्टल पे पंजीकृत हैं, उनके पास में जाकर अगर वो चाहे तो भाव भी, अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ रेट उनको कम ज़्यादा उस डीलर से बात करके वो करवा सकते हैं।
तो वो कम भी करवा सकते हैं। इन्हें डीलर और उसकी आपस की बात है, विभाग उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करता है। और जब उनका ये तय हो जाता है कि किस रेट में कौन सी मशीन उसको वहाँ से लेनी है, किसान अपने पसंद की मशीन उस डीलर के पास से ले सकता है। और जो उसका जो पार्ट है, जो सब्सिडी वाला पार्ट है, वो छोड़ के शेष राशि वो भुगतान कर सकता है डीलर को। सब्सिडी वाला पार्ट, अगर इसमें भी हमने सुविधा ये दे रखी है कि वो चाहे तो किसान सब्सिडी खुद ले या सीधे डीलर को दिलवाए, ये भी उसकी। यदि किसान पूरी राशि का भुगतान डीलर को कर देता है तो हम सब्सिडी किसान को दे देते हैं। और यदि किसान सिर्फ अपना जो पार्ट है वो उसको देना चाहता है और सब्सिडी खुद लेना चाहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने सब्सिडी के बारे में बताई। यादव जी, जैसे खेती के उपकरणों की बात चल ही रही है, तो आपके पास में कौन से खेती के उपकरण हैं? सर मेरे पास स्टडी प्रोफेशनल मशीन भी है, ट्रैक्टर है, ट्रालियाँ है, फिर रोटावेटर है, रिवर्सवेयर प्लाऊ है, और सर वो है फिर वो बोनी मशीन है, चेडल बोलते हैं जिसको, रेजर लैंड लेवलर है जिससे ज़मीन का अपन लेवल करते हैं। और सर ये हमारे धान थोड़ी ज़्यादा होने लगी भोपाल ज़िले में अब, तो उसके लिए भी काफ़ी नए नए यंत्र ले रहे हैं हम, शासन के माध्यम से मिलती है। शासन से हमें सर सुविधाएं भी मिलती है, सब्सिडी वगैरह मिलती है, लेकिन अब जो जागरूक है वो किसान जिसको अनुभव हो जाती है तो वो ऑनलाइन आवेदन करके, और लॉटरी सिस्टम पूरा मीटर में बताया ही है अभी जी इस प्रकार। हेमराज यादव जी, जैसे हमारे बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि जानकारी के अभाव में इन स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पाते। सही कहा सर। तो ऐसे किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे किसान जिनको सर क्या, कुछ किसान ऐसे हैं इनको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सर या तो गूगल से, अपनी ये दूरदर्शन सबकी सुविधा सभी के है, टीवी की सबको सुविधा, चाहे तो अपने वो लोग देखते हैं तो इसमें अब सर ये दूरदर्शन से भी इनको जानकारी मिल जाती है, या फिर अपने जो क्षेत्र के ग्राम सेवक वगैरह है, कृषि विस्तार अधिकारी, वो भी गाँव में जाते आते रहते हैं तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और किसान यदि खुद जागरूक होगा तो उसको सब बराबर ये मिल जाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी हेमराज यादव जी ने दी कि दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारे जो किसान हैं जिनको जानकारी नहीं है वे भी जानकारी उठा सकते हैं। मैडम यादव जी ने अभी एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि ये समग्र खेती भी करते हैं। मैम, समग्र खेती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? समग्र खेती से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हम क्या समझते हैं। समग्र खेती का मतलब ये है कि ना सिर्फ फसलों के उत्पादन, बल्कि साथ साथ में फसल के साथ में कुछ अन्य जो कि कृषि से संबद्ध दूसरे, जैसे कि बागवानी है या पशुपालन है या इवन आपका वन उत्पाद है, ये भी साथ साथ वन से जैसे कि बांस या कुछ ऐसी वन की फसलें हैं जो कि खेती के साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में सामाजिक वानिकी की कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि किसान भाई ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसान के पास में यदि खेत है तो वो उनका एक संसाधन है जिससे उनको अधिक से अधिक आय प्राप्त करनी है। तो पुराने समय में ये होता था कि सिर्फ 2 समय की फसल, खरीफ और रबी की फसल लेने के बाद में चीज़ें समाप्त हो जाती थी। उनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे या जानकारी नहीं थी जिससे उस संसाधन का वो उपयोग कर सकें। तो समग्र रूप से यदि वो अगर खेती की फसल के साथ साथ वो अगर थोड़ा बहुत सब्जी भाजी भी करते हैं, थोड़ा बहुत वानिकी भी करते हैं या थोड़ा बहुत पशुपालन भी करते हैं, तो वो सारे एक दूसरे के पूरक के रूप में काम आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी हमने जैविक खेती की बात की, तो यदि हम जैविक खेती की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो सबसे जो अधिक आवश्यक चीज़ है वो है कि गोबर पर्याप्त मात्रा में किसान के पास में उपलब्ध हो। क्योंकि यदि हम हम किसान से ये कहेंगे कि गोबर बाहर से खरीद के वो लेके आए, तो फिर वो जैविक खेती करना कभी भी लाभ का सौदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि उसके पास खुद का पशुधन है तो वो पशुधन से गोबर उसको मिलेगा, जो फसल वो उगा रहा है उसके जो अवशेष वगैरह होंगे वो उसके चारे के रूप में उपयोग होंगे। अगर बीच के समय में थोड़ा बहुत यदि वो इस तरह से जल का उपयोग करे अपने संसाधन का कि थोड़ी बहुत सब्जी भी मेड़ पे लगा ले या इस तरह से, तो वो एक अतिरिक्त आय का काम किसानों के लिए करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी खेती जिसमें कि
विभिन्न घटक जो खेती के हैं वो एक दूसरे के पूरक हों, तो उसको हम समग्र खेती कहते हैं। और इससे जो सबसे मुख्य जो बात है, फिर मैं वही कहूँगी कि जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, संसाधन महंगे होते जा रहे हैं, तो संसाधनों का उपयोग और जलवायु परिवर्तन से होने वाली परेशानियाँ, इन दोनों से निपटने के लिए समग्र खेती एक बहुत आवश्यक चीज़ है। अंग है। हेमराज यादव जी, जैसा कि आपने समग्र खेती के बारे में पहले भी बताया था कि आप करते हैं, तो आपको क्या पशुपालन से लाभ होता है आपकी खेती में? आप थोड़ा सा हमें बताना सर, चाहेंगे? पशुपालन से लाभ होता है सर, जैसे हम सर इनकम उनसे होती है हमें। अच्छा। और फिर सर जैविक खेती के लिए खाद वगैरह ये भी होता है, तो हम सर ये रासायनिक खाद की उसमें हम कम उपयोग करते हैं, तो उससे एक तो हमें खाद का बेनिफिट हो जाता है। जी। उस खाद जैविक खाद, रासायनिक खाद होता है महंगा, जैविक होता है सस्ता, किसान खुद का होता, तो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना कर उसको केचुए पालन के डाल के उसको हम वो करते हैं। तो खाद जिससे हमें पशुपालन से तो खाद भी होता है, फिर जो दूध वगैरह अन्न वगैरह जो वो उसकी भी इनकम, हम जो मार्केट में उसको सेलिंग करते हैं, तो उससे हमें पर डे की इनकम हो जाती है। वो तो होती है, मतलब पशुधन से निकला हुआ जो गोबर का खाद है उसको आप अपने हाँ, कृषि में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद हेमराज यादव जी। मैडम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए रंधावा, जैसे जैसे भूमि जल जो है हमारा नीचे होता जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारा भूमिगत जल है उसका अत्यधिक दोहन किया गया है और वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इस बात को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और कुछ ऐसी तकनीकें विकसित की जिससे कि जो जल उपलब्ध है किसान भाइयों के पास में, उस जल का अधिक से अधिक उपयोग खेती में किया जा सके। उसी को हमने नाम दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जैसे कि हम जानते हैं स्प्रिंकलर, ड्रिप, ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से कम जल में भी अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। तो और भी जैसे रेन गन है, और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से उपयोग होते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर, ये ऐसे सिंचाई के संसाधन है, इससे श्रम भी बचता है, जल भी बचता है और फसल का उत्पादन भी, क्योंकि संतुलित मात्रा में पौधे की जड़ तक पानी पहुंचाने का ये एक सिस्टम है। दो मुख्य रूप से सिस्टम है जिसके बारे में, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर दो मुख्य रूप से घटक हैं जो दिए जाते हैं किसानों को अनुदान पे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को ड्रिप या स्प्रिंकलर अपने खेत में लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है। कोई भी किसान भाई एक आधे एकड़ से लेकर 5 हेक्टेयर तक अपने खेत में स्प्रिंकलर या ड्रिप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत अनुदान पे ले सकते हैं। जी जी। और 5 हेक्टेयर तक की यूनिट के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जो प्रावधान है वो जो सामान्य कृषक है उनके लिए 35% और SC/ST कृषक के लिए 45% तक का प्रावधान है, और जो कि लागत मूल्य के हिसाब से निकाला जाता है। और इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि उपकरणों में जिस तरह से पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की जो सुविधा है वो है, उसी प्रकार से किसान भाई, कोई भी किसान भाई ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करके, पंजीकृत करके और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और मेरा इसमें यही कहना है कि लगातार अपने स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के संपर्क में रहें, क्योंकि जो भी लक्ष्य आते हैं समय समय पर अधिकारियों द्वारा किसानों को इसकी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अंत में एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आज का जो नए युवा हैं जो अन्य के कार्य के साथ साथ खेती भी करना चाह रहे हैं या कर ही रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि कृषि एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक व्यवसाय है और बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं इसके अंदर, और बहुत कुछ करने के लिए भी इस क्षेत्र में है। और मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि इसमें आएं, रुचि लें और
बहुत सारे जैसे जो अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो इंटरनेट पे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आपके पास में उपलब्ध है। जी। और हमारी जो सरकार है वो भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको मदद करने के लिए तैयार है। FPO या नाबार्ड के द्वारा बहुत सारे ऐसे रोजगार के वो अवसर उपलब्ध कराए जाएं कृषि क्षेत्र में, जिनका के लाभ हमारे। मैम, ये तो हुई नए युवाओं की बात। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल महिलाएं भी अग्रसर हैं कृषि में, आजकल काफी महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है, अभी भी है, हमेशा से रहा है। और शासन इस चीज़ को समझते हैं और इसलिए जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में 30% जो प्रावधान है वो महिला हितग्राहियों के लिए रखा गया है। मेरा ये कहना है कि महिला हितग्राही के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण समय समय पर रखे जाते हैं, जो कि उनके हिसाब से उनको कृषि की तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए होते हैं। और बहुत सारी ऐसी मशीनरी भी विकसित की जा रही हैं जो जिससे कि महिलाएं ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से काम कर सकें। मैम, आपने बहुत अच्छी और सही बात बताई है। हेमराज यादव जी, आप हमें बताइए कि नए युवाओं को कितना जागरूक होने की ज़रूरत है? सर, आज के युग में सर युवाओं को ज़्यादा जागरूक होने की है। क्या सर, गांव में किसान जो सोचते हैं कि हम नौकरी की ओर जाते हैं गांव के लोग, लेकिन अब कुछ किसान ऐसे पढ़ लिखने लगे हैं तो वो सब खेती ही कोई अपना रहे हैं। जैसे कोई फूल की खेती करते हैं तो यहाँ से अपने भोपाल से दिल्ली तक लोग फूल या बाहर तक भेज रहे हैं। जैसे नए नए युवा लोग आके और खेती से ही अब जुड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैडम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमराज यादव जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं तक। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।